हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ क्लास को शेयर नहीं किया गया था, क्योंकि लगातार मैं क्लासेस भी ले रहा था और साथ ही साथ और भी बहुत सारे शेड्यूल मेरे जो पेंडिंग काम थे उनको भी कंप्लीट कर रहा था। साथ ही घटना चक्र आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से 2-3 दिन मुझे सोने को भी नहीं मिल पाया रात में भी, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था और इस वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मेरी टीम ने आपको रिप्लाई भी किया होगा अगर जब आप पीडीएफ वगैरह के लिए कांटेक्ट कर रहे होंगे। हालांकि आज काफ़ी हद तक मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी की थी कि आज से हम सभी क्लासेस को रेगुलर करेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर सबसे पहले मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर कल कंप्लीट हो जाएगी कुछ बचे हुए टॉपिक, फिर हम तपस्या नोट्स की एनवायरमेंट की क्लास थी उसे भी शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आरओ एग्जाम्स के लिए आपकी हिंदी और टेस्ट सीरीज की भी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। बाकी और आज शाम में एक अलग से वीडियो बना के मैं अपडेट दूंगा कि अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको कैसे हम कवर करेंगे घटना चक्र दृष्टि की। तो ये सभी चीजों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और साथ ही साथ आप इसकी भी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ बाई कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर की टीम से कॉन्टेक्ट करके। आज हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र आई दृष्टि के करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें ऑलरेडी आप देखोगे कि जहां पर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स इन तीनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट दिया जा रहा है। जो आई दृष्टि मैगजीन थी वार्षिकी, उसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लगभग टॉपिक मैंने 99% सभी इंक्लूड किए हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम ओरिएंटेड उनको सबसे ज्यादा प्रेफर किया है। तो यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स भी देखेंगे आप, इंटरनेशनल भी देख लेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में साइंस, यूपी स्पेशल, ये सभी चीजें पढ़ ली थी और उसमें हमने यूपी बजट भी पढ़ लिया था। और आज हमारे पास जो टॉपिक रह गए हैं पढ़ने के लिए, अभी इसमें संक्षिप्त सुर्खियों में जो आता है आपका, जैसे चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित स्थान हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी चीजें। साथ ही साथ लास्ट में खेल परिदृश्य है, आगे अपडेटेड वाला सेक्शन है और इकोनॉमी सेंट्रल बजट के साथ नोट्स में आपका इकोनॉमी सेंट्रल बजट है, उसकी भी अपडेट आपको कल शाम तक मिल जाएगी। आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे आज की क्लास में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, क्योंकि तबीयत उतनी ठीक भी नहीं हो पाई है कि मैं लगातार पूरी 2-2.5 घंटे की क्लास ले पाऊँ। इसीलिए सबसे पहले आज हम लोग खेल परिदृश्य को शुरू करेंगे, जो अप्रॉक्स 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे खेल परिदृश्य, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लॉन टेनिस, जिसको हम लोग ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जानते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, ओपन, यूएस ओपन होता है और विंबलडन होता है। इन चारों में जो इंपॉर्टेंट जो प्राइज होते हैं, जैसे कि आपके पुरुष में पूछ लिया था, महिला में पूछ लिया था, एकल विजेता, युगल विजेता, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जनवरी फरवरी के दौरान होता है, उसमें अगर आप देखोगे पुरुष एकल विजेता तो जैनिक सिनर हो जाएंगे, जो आपके इटली के रहने वाले। कौन हो जाएंगे? जैनिक सिनर। लेकिन अगर हम उप विजेता की बात करें, किसको इन्होंने हराया था, तो डेनिल मेदवेदेव, जिसको डेनियल भी कहा दिया जाता है, तो डेनिल मेदवेदेव को इन्होंने हराया था, जो रूस के थे। यही उप विजेता हो गए। और इसी तरीके से अगर हम इसमें महिला एकल पुरुष की बात कर लें, महिला एकल विजेता, तो यहां आप देखोगे कि एरेना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, ये विजेत हुई थी। और उप विजेता यानी जिनको इन्होंने हराया था वो थी आपकी किनवेन झेंग, चाइना की थी। तो इस तरीके से आप यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता और उप विजेता दोनों देख लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम पुरुष युगल विजेता को भी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? हालांकि सब में नहीं पढ़ना है, केवल ऑस्ट्रेलियन में, क्योंकि यहाँ पे एक भारतीय व्यक्ति ने इस प्राइज को भी जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनमें नाम आएगा पुरुष युगल विजेता का रोहन बोपन्ना जी, जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एबडन, जो इनके को पार्टनर थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो यहाँ पे रोहन बोपन्ना जी भी पुरुष युगल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के हो चुके हैं और इसीलिए हमने इसको भी कवर कर लिया है। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, जो इसके बाद होता है। इसमें केवल हम पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता की बात करेंगे। तो पुरुष एकल विजेता में आपको देखने को मिलेंगे कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के होते हैं। महिला एकल विजेता में ईगा स्वीटेक, पोलैंड की। जरा इस फ्रेंच ओपन के इन दोनों कैंडिडेट का नाम याद रख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये दोनों ही उभरते हुए सितारे हैं इस फील्ड में और लगातार इनसे प्रश्न बनने के चांसेस बन रहे हैं। विंबलडन की बात कर लेते हैं, तो पुरुष एकल विजेता में दोबारा कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के, जिन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और विंबलडन भी जीता। ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो एक ही साल के अंदर 2 महत्वपूर्ण विंबलडन और फ्रेंच ओपन को जीत चुके हैं। वहीं उपविजेता इन्होंने किसको हराया? सोचिए, सर्बिया के बहुत ही पेशेवर खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया, जो इतने बड़े बड़े कद्दावर खिलाड़ियों को हरा रहा है। नो डाउट वो एक चर्चित, कि एक नया उभरता हुआ सितारा है इस फील्ड में। तो ऐसे में प्रश्न इनके बनने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ महिला एकल विजेता की बात करेंगे तो बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। इसके बाद यूएस ओपन की बात करेंगे हम, जो कि सबसे लास्ट में होता है।
यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर इटली की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुरुष में देखिए 2 ही व्यक्ति जीते हैं। एक जैनिक सिनर हो गए जिन्होंने यूएस और ऑस्ट्रेलियन जीता, बाकी आपके फ्रेंच और विंबलडन को किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता। यही 2 व्यक्ति जिन्होंने 2-2 जीत लिए। महिला एकल विजेता में अरीना साबालेंका, ये ऑलरेडी एक और जीत चुकी हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी क्या जीता, ऑस्ट्रेलियन वाला जीत लिया था जो सबसे पहले होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि रोहन बोपन्ना जी जो कि भारत के, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। अर्थात इन्होंने अपने करियर का पहला ऐसा प्राइज जीता जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना है। हालांकि ये युगल विजेता के तौर पर थे, अकेले नहीं बल्कि इनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू जी भी थे। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाते हैं। इवन कि भारत ही नहीं, पूरे ओपन जीतने वाले 43 वर्ष 329 दिन, लगभग 365 दिन में 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल अप्रॉक्स आप देखोगे 44 इयर्स की एज में इन्होंने ये कंप्लीट किया, ये प्राइज जीता। और इससे पहले 2 भारतीय और हो चुके जिन्होंने ग्रैंड स्लैम के प्राइज को जीता था, जिसमें लिएंडर पेस साहब और महेश भूपति जी। इन दोनों के बाद बोपन्ना तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब भी अपने नाम किया। तो इस प्रकार से 3 भारतीय हो चुके हैं, इनके नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं हम चलेंगे ओलंपिक की बात करेंगे। ओलंपिक हमारे यहाँ बहुत चर्चा में रहा। आपने नीरज चोपड़ा जी को भी देखा जिन्होंने हमें सिल्वर प्राइज दिताया, जिसमें हमें बहुत उम्मीद थी कि उनको गोल्ड आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, उनकी प्रतिभा और निखरेगी। साथ ही साथ पैरालंपिक में सबसे जो चर्चित रहने वाले नवदीप सिंह जी थे जो कि भाला फेंक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये भी हम पढ़ेंगे, इसलिए ओलंपिक इस बार बहुत ही चर्चा में रहा और यहां से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 17 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात करें। पैरालंपिक का मतलब होता है जो फिजिकली जो है कि दिव्यांग होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, यानी कि हैंडीकैप्ड होते हैं, ऐसे लोगों का जो ओलंपिक होता है उसे पैरा वर्ड यूज किया था, पैरालंपिक। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया, जो कि बाद में आयोजित हुआ था पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले ओपन वाला हो चुका था जिसमें हमें एक भी गोल्ड नहीं मिला था। यहां पर अभी हम बात करें पैरालंपिक की, जो आपका फ्रांस पेरिस में आयोजित हुआ। साथ ही साथ जो इसका शुभंकर था द फ्रीज, क्या था, द फ्रीज, और स्लोगन था आपका गेम वाइड ओपन। तो लगभग स्लोगन हो गया, शुभंकर हो गया, उद्घाटन स्थल हो गया, ये सभी चीजें सेम है ओपन वाले में भी और पैरालंपिक वाले में भी। उद्घाटन की बात करेंगे तो यहाँ पे समारोह में जैसे भारतीय ध्वजवाहक, क्योंकि हर देश के जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक समारोह के दौरान क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपने ध्वज को, अपने देश के झंडे को लेकर जो है कि पूरे ग्राउंड में घूमते हैं, जो भी वो समारोह होता है। और इसी तरीके से समापन के दौरान भी। लेकिन कुछ व्यक्ति जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं जो उसी दौरान प्रतिभाग करते हैं, उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं। जिसमें आप देखोगे कि समारोह में जब उद्घाटन किया जा रहा था तब ध्वजवाहक कौन थे, 2 लोग थे। एक थे सुमित अंतिल जी जो कि भाला फेंक से संबंधित थे, यहाँ पे फेक होगा, फेक नहीं, भाग्यश्री जाधव जो कि शॉटपुट से संबंधित थे। तो ये 2 लोग जो कि उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन जब समापन किया जा रहा था उस समय हमारे हरविंदर सिंह जी जो कि तीरंदाज हैं और प्रीति पाल जी जो कि एक धावक हैं, एथलीट हैं, ये दोनों समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक थे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इटली की वैलेंटीना पोट्रिलो भाग लेने वाली ट्रांसजेंडर एथलीट हुई है। इससे पहले आज तक किसी भी देश के स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी ने जो कि ट्रांसजेंडर से संबंधित हो उसने कभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हो। अदर खेल में करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, लेकिन ओलंपिक में ये पहली बार आई हैं। इसीलिए यहां से प्रश्न भी बन जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना यूपीपीसीएस ऐसे अटपटे प्रश्न पूछता है जिनको अक्सर आप क्या करते हो, छोड़ देते हो या ध्यान नहीं देते हो। और एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक पैरा एथलीट कौन रही, तो चीन की एक महिला थी पैरा तैराक जियांग युआन, जिन्होंने इस पेरिस पैरालंपिक में अपने नाम पेरिस 2024 में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और सबसे अधिक ये स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए इनको सबसे सफल पैरा एथलीट का दर्जा दिया गया है जो कि चाइना की है। अब बात करेंगे हम भारत की। भारत के क्या क्या प्रदर्शन रहे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे यहाँ से 84 कैंडिडेट गए थे, 84 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था सबसे बड़े दल के रूप में, और 12 खेलों में इन्होंने प्रतिभाग किया था।
भारतीय पैरा एथलीट ने पहली बार पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो में प्रतिभाग किया था। तो इस तरीके से 3 खेल भी ऐसे हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार प्रतिभाग किया, इससे पहले के ओलंपिक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। पदक तालिका की बात कर लेते हैं तो काफी अच्छा यहां पर भारत का परफॉर्मेंस रहा पिछले वर्षों की अपेक्षा या पिछले पैरालंपिक्स की अपेक्षा। तो यहां पे सबसे नंबर 1 पे तो आएगा आपका चाइना, जिसके पास टोटल 220 पदक हैं, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। सेकंड नंबर पे आपका यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसका 49 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज है, यानी टोटल 124 पदक है। भारत की अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो भारत 18 नंबर पे आता है, यानी टोटल जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड में कि सबसे पहला परफॉर्मेंस किसका रहा, सेकंड किसका रहा, इस कैटेगरी में भारत 18 नंबर पे आता है, जिसमें हमने 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते। टोटल 29 पदक हमने विजिट किए हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो स्वर्ण पदक विजेता थे, जो गोल्ड मेडल थे, वो कौन कौन थे। तो आप देखेंगे अवनी लेखरा जी जो निशानेबाजी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। सुमित अंतिल जी जो कि एथलेटिक्स है, हरविंदर सिंह जी जो कि तीरंदाजी हैं, नीतीश कुमार जी जो कि बैडमिंटन से हैं और धर्मवीर जो कि एथलेटिक्स हैं, और प्रवीण कुमार की बात करेंगे तो ये भी एथलेटिक्स ही हैं। और बाकी सबसे लास्ट में एक नवदीप सिंह जी हैं जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, और इनके गोल्ड मेडल का जो वीडियो था जिसमें इन्होंने थोड़ी सी गाली गलौज की थी वो काफी वायरल हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये उससे नहीं पहचानेगा, ये अपनी क्षमता से पहचानेगा, और ये नीरज चोपड़ा जी को अपना गुरु भी मानते हैं। तो हमारे पास 2 कोहिनूर हीरे हैं जो भाला फेंक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हालांकि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन के कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल हमारे पास 29 पदक हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी 18 नंबर पे रैंकिंग आती है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होते हैं जिन्हें हम लोग कवर कर लेना चाहिए। जैसे अवनी लेखरा जी की बात करेंगे तो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन चुकी है। अर्थात ऐसी पैरालंपिक महिला जो एक तो महिला भी हो और प्लस दिव्यांग भी हो, ऐसे में ये पहली महिला होंगी जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं। एक तो 2020 में जब आपका यहां पर हो रहा था टोक्यो जापान में, और 2024 में पेरिस वाले में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक मरियप्पन थंगावेलु नाम के व्यक्ति हैं जो 3 पैरालंपिक खेलों में कोई भी पदक हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं, पैरा एथलीट, जिन्होंने रियो 2016, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 तीनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों में ये गोल्ड मेडल जीते हो, कोई भी पदक इन्होंने जीता हो, चाहे वो गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, कुछ भी, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस करने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे पैरा एथलीट, और गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा जी हो जाएंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान देना है। इसी तरीके से प्रीति पॉल जी की बात करेंगे जो कि पेरिस 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र पैरालंपिक खिलाड़ी रही हैं, यानी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जिन्होंने जीत लिए। हरविंदर सिंह भारत के पहले पैरा तीरंदाज हैं जो कि इसमें गोल्ड लेकर आए हैं। इससे पहले कोई भी हमारे यहाँ तीरंदाज नहीं था। ध्यान देना, पैरालंपिक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हरविंदर सिंह जी हमारे पहले जो है कि पैरा तीरंदाज हैं जो गोल्ड लेकर आए हैं। अब आप कहोगे सर अभी हमने मनु भास्कर को भी पढ़ा है कि उन्होंने भी 2 कांस्य जीते थे, लेकिन वो आपका ओपन पैरालंपिक मतलब ओपन ओलंपिक था जिसमें सही सलामत लोग जाते हैं, जिसके पास कोई भी दिव्यांगता नहीं होती, कोई फिजिकली चैलेंज नहीं होता है। तो वहां पे आप मनु भास्कर को याद रख सकते हो, उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्रीति पाल की बात कर रहा हूं, ये आपके पैरालंपिक महिलाएं जो एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर आ गई। अब यहां पर देखो ये वाले दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए में किया जाएगा 2028 में, और 19वें पैरालंपिक जो कि ग्रीष्मकालीन होंगे ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे, 2032 में किए जाएंगे। तो यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको कवर करा दी हैं। अब हम बात करेंगे 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। यहां पर देखोगे तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए, यानी आयोजन स्थल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी एक याद कर लो, दोनों के लिए काम आएगा। लंदन के बराबरी इन्होंने कर लिया कि पेरिस ने भी 3 बार सर्वाधिक मेजबानी कर ली है। जैसे लंदन ने 3 बार की थी, वैसी पेरिस ने 1900 में की थी, 1924 में की, और 100 साल बाद 2024 में दोबारा मेजबानी कर ली है। इसका भी स्लोगन वही पैरालंपिक की तरह गेम्स
ओपन था, शुभंकर भी इसका ओलंपिक फ्रीज था। तो कुछ चीजें यहाँ पे सेम रहती हैं, लेकिन यहाँ पे समारोह के उद्घाटन के जो ध्वजवाहक हैं और जो ध्वजारोहण करने वाले समापन के दौरान होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिभागी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब हमारा उद्घाटन हो रहा था इस प्रोग्राम्स का, तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु जी और शरद कमल, इन दोनों लोगों ने ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और जब समापन हुआ इस पेरिस ओलंपिक का, तो यहाँ पे PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी के गोलकीपर है, सबसे बेस्ट गोलकीपर, और मनु भास्कर जी जो कि निशानेबाजी में जीतती हैं। तो ये मतलब पिस्टल वाली रेंज से, तो इस तरीके से ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने समापन के दौरान ध्वजवाहक को भूमिका निभाई। आगे यहां पर देख लेते हैं सर्वाधिक सफल पुरुष एथलीट कौन रहा। जैसे हमने अभी पैरालंपिक्स में पढ़ा कि चाइना की युआंग जी थी जिन्होंने 7 मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल। उसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो सबसे पुरुष जो सफल हुए वो लियोन मर्चेंट थे, जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था पेरिस 2024 में, और ये फ्रांस के तैराक हैं। माइकल फिलिप्स के बाद दूसरे ये सबसे प्रमुख और सबसे मतलब प्रतिभाशाली तैराक के रूप में देखने को मिले। इसी तरीके से सर्वाधिक महिला एथलीट की बात करेंगे तो टोरी हस्के जो यूएसए की एक महिला तैराक है, इन्होंने भी 3 स्वर्ण और 2 रजत पेरिस ओलंपिक में जीते थे। तो देखा जाए ये दोनों ही सफल रहे हैं एथलीट, एक पुरुष और एक महिला, दोनों ही अलग अलग देशों से, लेकिन तैराक की भूमिका में ही इन्होंने जीता है। अब यहां पर क्या है कि आप इन नोट्स को देख रहे होगे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इनको इन शॉर्ट किया हुआ है। अगर आप इन्हीं चीजों को बुक में पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दी गई, जैसे माइंड पजल्ड हो जा रहा है, चीजें ही नहीं क्लियर हो रही कि यार कहां से शुरू करें, कहां पे ले जाके खत्म करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए कि अगर आप इस PDF से या इस क्लास से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स की, आई दृष्टि मैगजीन की, तो आपका कोई पॉइंट भी नहीं छूटेगा, लेकिन उनको किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट इसमें कवर हैं। वीडियो के नीचे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से PDF को परचेस कर सकते हो, या फिर मैं नंबर लिख देता हूं 8527594636। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, तो मेरी टीम आपको वहां पे डिटेल प्रोवाइड करा देगी। टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। अगर हम देखेंगे तो देखिए प्रदर्शन हमेशा प्रयास किया जाता है कि बेहतर हो, बेहतर हमारे खिलाड़ी करते भी हैं, लेकिन कभी कभी उनका लक भी साथ नहीं देता है, तो ये भी मैटर होता है। हालांकि 117 एथलीट हमारे यहाँ से शामिल हुए थे, जिसमें सर्वाधिक उम्र दराज जो व्यक्ति थे वो रोहन बोपन्ना जी थे, लगभग 44 वर्ष के थे। और सबसे युवा प्रतिनिधि की बात करेंगे तो यहाँ पे धिनिधि देसिंधु जो कि 14 वर्ष की एक महिला है, ये सबसे उम्र युवा मानी जाती है एथलीट, इसमें शामिल हुई थी। अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ओलंपिक की सेवा के लिए माना जाता है, बहुत ही बड़ा एक नोबेल प्राइज के तौर पे इसे माना जाता है। मनु भास्कर जी की बात करेंगे तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली महिला निशानेबाज है, जिससे पहले अभिनव बिंद्रा जी भी थे लेकिन वो पुरुष थे, और एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली भी पहली भारतीय एथलीट भी बन गई। अब प्रीति पाल और मनु भास्कर में क्या अंतर आ गया, प्रीति पाल पैरालंपिक्स है, यानी कि वो दिव्यांग है, उसमें उन्होंने जीता, और यहाँ पे मनु भास्कर जो है कि ओलंपिक में जीतती है, नॉर्मल ओलंपिक में। तो ये दोनों की ही भूमिका सेम है, बस यहाँ पे कैटेगरी डिवीजन अलग अलग है। अगर हम पदक तालिका की बात कर लेते हैं तो यूएसए आपके 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज के साथ 126 टोटल प्राप्त करके पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे आपका हो जाता है चीन, जिसमें 40 गोल्ड और 27 सिल्वर 24 ब्रॉन्ज जीतकर 91 पदक जीतता है। लेकिन भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाखुश करने वाली थी, बहुत ज्यादा खराब थी। भारत में आपका कोई भी गोल्ड नहीं आया, 0 गोल्ड आया, और 1 हमें सिल्वर मिला और 5 हमें ब्रॉन्ज मिले। टोटल हमारे पास 6 ही गोल्ड है, और वर्ल्ड के स्तर पे 71 रैंकिंग है। तो इससे बेहतर तो हमने पैरालंपिक्स में प्रदर्शन किया, जिसमें 18 रैंकिंग हमारी है। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि कुछ अलग अलग जो प्राइज विजेता हैं, जिसमें पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक को जीता था। पुरुष हॉकी टीम हमारी जो थी, नीरज चोपड़ा जी ने इसमें रजत पदक जीता था, क्योंकि हमारा चिंटू भाई पाकिस्तान जिसके खिलाड़ी जो हैं वो क्या जीत जाते हैं, गोल्ड जीत लेते हैं। और मनु भास्कर जी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, 2 पदक जीते थे। अब यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि अगर हमारी पुरुष हॉकी टीम के बारे में बात करें तो देखो, जब हॉकी हो रहा था फाइनल, तो वहां पे गोल्ड मिल जाता है नीदरलैंड्स को, सिल्वर मिल जाता है जर्मनी को, और ब्रॉन्ज मिलता है भारत को। हालांकि भारत ने ब्रॉन्ज जो प्राप्त किया वो स्पेन को हरा के प्राप्त किया, और जब सेमीफाइनल में भारत और जर्मनी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वहां जर्मनी जीत जाती है और भारत हार जाता है। इस वजह से हमें अपने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक से संतुष्टि करनी होती है। और इससे पहले 1968 और 1972 इन दोनों में ही लगातार हमें कांस्य पदक मिले थे, यानी 4 साल के गैप पे ओलंपिक होते, तो 1968 और फिर 1972 में हमने लगातार 2 पदक भी जीते। हालांकि यहां भी हमें कांस्य पदक ही मिला था।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे भाला फेंक में क्या परफॉर्मेंस थी। तो भाई भाला फेंक में जो पाकिस्तान के एथलीट थे अरशद नदीम, ये आपके गोल्ड मेडल जीत जाते हैं 92.97 मीटर, और ये सर्वाधिक अभी तक का भाला फेंक का रिकॉर्ड है। सिल्वर आपके नीरज चोपड़ा ही जीतते हैं, जो कि काफी पीछे रह गए थे इनसे 89.45 मीटर के आसपास, और ब्रॉन्ज जीते हैं एंडरसन पीटर जो 88.54 मीटर के आसपास रहते हैं। तो ये भाला फेंक की प्रतिभा होगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक और पेरिस 2024 के आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एस्ट्रांगवेट, ये भी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल थे। यहाँ पे 34 ग्रीष्मकालीन आयोजन कहाँ होगा 2028 में लॉस एंजलिस में, और 35वां 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप देखोगे इस 4 वाले पॉइंट को आयोजन स्थलों को लेकर, तो चाहे आप पैरालंपिक का याद कर लो सेम ईयर सेम लोकेशन है, या फिर आप नॉर्मली ओलंपिक को याद कर लो सेम ईयर और सेम लोकेशन, तो किसी एक को याद कर लो। तो जैसे स्लोगन याद कर लो, शुभंकर याद कर लो, आयोजन स्थल याद कर लो, आगे कहां पे होंगे, तो ये लगभग दोनों में ही सेम है। अब चलते हम T20 वर्ल्ड कप जो अभी हमने जीता था वेस्ट इंडीज में जाके, रोहित शर्मा जी की कप्तानी में हमने जीता, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। जैसे आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आयोजन 1 से 29 जून 2024 को वेस्ट इंडीज तथा यूएसए में हुआ था। तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि जो पहला इसका जो संस्करण हुआ था वो कब हुआ था और किसने जीता था। हालांकि अभी आपको उत्तर भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक अगर आप लोग पूरी क्लास नहीं कवर कर रहे हो तो कम से कम इस समय आपको रिप्लाई देना चाहिए। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में जो है कि 4 लोगों को एम्बेसडर भी बनाया गया था। कौन कौन थे? जैसे युवराज सिंह जी थे जो कि भारत के थे, क्रिस गेल थे जो वेस्ट इंडीज के थे, शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के थे, और हुसैन बोल्ट जो कि जमैका के हैं, लेकिन ये कोई क्रिकेटर नहीं, ये एथलीट है, ये रनर है जो 100 मीटर 400 मीटर की रनिंग करते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट रनिंग करते हैं। तो हुसैन बोल्ट जी भी थे जमैका के। तो 4 लोग टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे। हालांकि भारत ने इससे पहले 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, और सेकंड टाइम इस बार जीता है 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब 2007 में किसकी कप्तानी में जीता था भारत ने T20 वर्ल्ड कप, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने बिना कोई मैच हारे T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्थात T20 फाइनल जो होने से पहले जितने भी क्वार्टर फाइनल, प्री फाइनल, जो भी अलग अलग सेमीफाइनल्स के जो मैच होते हैं ना, राउंड अप करके 10-12 मैच पूरे खेले इंडिया ने, और एक भी मैच हारी नहीं थी इंडिया, और फाइनल भी जीत गई। और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली टीम हो चुकी है दुनिया में। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे हार जाती है, जो कि उप विजेता की श्रेणी में कहलाती है। पूरे मैच में, फाइनल मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले विराट कोहली जी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया था, जिन्होंने 71 रन बनाए थे। लेकिन अगर पूरी हम सीरीज की बात करें, पूरे टूर्नामेंट की बात करें, उसमें जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहा, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिसको हम लोग पहले मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है, यानी पूरे सीरीज का जो है कि व्यक्ति कौन रहा बेस्ट, तो जसप्रीत बुमराह जी, यानी दोनों ही प्राइज हमारे खाते में आ गए। और सर्वाधिक टीम स्कोर किसका हुआ T20 में? वेस्ट इंडीज का हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ। 218 रन इन्होंने बनाए थे 5 विकेट में 20 ओवर में, और सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भी रोहित शर्मा जी थे, जिन्होंने 19 गेंदों में बनाया था। हालांकि इसमें और भी कुछ चीजें फैक्चुअल लिखी थी, लेकिन उसकी कोई यूजलेस नहीं थी, मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटाया है। और अब हम बात करेंगे 13 आईसीसी पुरुष 50-50 वर्ल्ड कप, जो कि भारत पिछले साल हार जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 13 वाला जो हुआ था, आयोजन हुआ था आपके भारत में, और ऐसा करने वाला भारत चौथी बार इसने आयोजन किया था। इससे पहले 2011 में, 1996 और 1987 में, इन 4 बार 2023 को मिला लें तो 4 बार भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है। हुआ कब था? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था, और शुभंकर इसका था ब्लेज एंड टोंक। वैश्विक दूत यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर इसमें बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर जी, और आधिकारिक जो गीत गाया गया था इसमें, दिल जश्न बोले। फाइनल मुकाबला हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत रोमांचककारी हुआ था, लेकिन हुआ कहां पे था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसे हम कहते हैं मोन्टाना स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। भारत इसमें उप विजेता हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, और टोटल 6 बार उसने वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। अब बात करेंगे कि 14th वाला जो 2027 में होगा, वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन तीनों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। और 15th नंबर वाला 2031 में पुनः इंडिया और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिला के हम 2031 में दोबारा जो है कि आयोजन करेंगे।
पुरस्कार की बात करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ पुरस्कार भी दिए गए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में विराट कोहली जी को ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मिला। गोल्डन बैट की बात करेंगे तो विराट कोहली जिन्होंने सबसे ज्यादा रन 765 रन मारे थे। और गोल्डन बॉल की बात करेंगे, जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए थे, आपके मोहम्मद शमी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ही क्रिकेटर हैं, मोहम्मद शमी। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले ग्लेन मैक्सवेल थे, जिन्होंने 201 रन मार दिए थे अकेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके। देखो, एग्जामिनर को भी पता है कि उसके घर के मेंबर्स भी जो है कि क्रिकेट को बहुत देखते हैं, तो उसे पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो गेम देखी जाती है वो क्रिकेट देखी जाती है, तो लोगों को कई सारे फैक्ट पता रहते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे गेम्स को पूछ लेता है जिसके बारे में आपका ध्यान बहुत कम जाता है, इसीलिए क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी मैंने जो है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी के सभी कवर किए। अब जरा बात करेंगे 19 नंबर का एशियाई खेल। और आपको मैं बता दूं कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें इस प्रश्न को पूछ लिया गया था, एशियाई खेल को। लोग पढ़ के क्या गए थे, आप लोग पढ़ के गए थे 50-50 वर्ल्ड कप, यानी जिसमें इंडिया हार गई, जो अभी हमने पढ़ा, और पूछा क्या, एशियाई खेल के बारे में। तो यहाँ पे इसकी मेजबानी होंगझोउ नाम का एक शहर है चाइना में, उसने किया 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे, जैसे हरमनप्रीत सिंह जी थे जो कि पुरुष हॉकी के कैप्टन हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो कि एक मुक्केबाज हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा की तरफ से, तो ये दोनों लोग भारतीय ध्वजवाहक भी थे। समापन के समय केवल एक व्यक्ति जो कि PR श्रीजेश, जिनको हम कहते हैं हॉकी के गोलकीपर हैं ये भारत की तरफ से, तो ये आपके समापन के ध्वजवाहक थे। पदक तालिका के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, रैंक 1 यानी कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश हुआ चाइना, जिसने 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज के साथ 383 पदक टोटल जीते थे। सेकंड नंबर पे बात करेंगे जापान की, तो जापान आपका 52 गोल्ड और 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज और टोटल 188 पदक जीतता है। थर्ड नंबर पे आपका दक्षिण कोरिया होता है, फोर्थ नंबर पे आपका भारत होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल 28 गोल्ड आए थे, 38 सिल्वर आए थे, 41 ब्रॉन्ज आए थे, टोटल हमने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया था, 107। एक अच्छा परफॉर्मेंस था, अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था भारत का एशियाई खेलों में। प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड, जैसे अगर आप देखोगे कि पहली बार क्रिकेट की टीम भी एशियाई खेलों में शामिल होती है भारत की, जिसमें जो पुरुष टीम थी इंडिया की वो तो गोल्ड मेडल जीत लेती है, और सिल्वर मेडल अफगानिस्तान की पुरुष टीम को मिलता है, क्योंकि यही तो पराजित हो जाती है और भारत जीत जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया ने ही क्रिकेट टीम के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता महिलाओं की टीम ने, हालांकि सिल्वर मिलता है आपको श्रीलंका को जो उपविजेता होती है। कबड्डी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी गोल्ड मेडल हमें मिलता है भारतीय पुरुषों को, और महिलाओं को भी जो है कि गोल्ड मेडल मिलता है, यानी कि भारतीय महिलाओं ने भी कबड्डी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सिल्वर की बात करेंगे तो भारत की तरफ से कबड्डी में जो हराया गया था वो ईरान के पुरुषों को हराया गया, उसी तरीके से महिलाओं ने चीनी ताइपे को भी हराया था और उन्हें सिल्वर मिलता है। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में हमें क्या मिलता है, एशियाई खेलों में हॉकी में इंडिया की टीम को, पुरुषों की इंडिया टीम को गोल्ड मिल जाता है, जबकि जापान की पुरुषों की टीम को सिल्वर मिलता है। महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला, यानी ये लोग सेमीफाइनल से ही बाहर हो गए थे। अब बात करेंगे, ये तो 19 नंबर का एशियाई खेल पड़ा। 20 नंबर का जो एशियाई खेल है 2026 में आयोजित किया जाएगा आइची एवं नागोया जापान में। कहाँ पे होगा, आइची एवं नागोया, जो कि जापान के प्रमुख शहर हैं। अब चलते हैं भारत के अंतर्गत कुछ खेल होते हैं, जैसे 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि इंडिया के जो यूथ हैं वो खेलेंगे, इनके लिए टाइटल है 2023 में। आयोजन की तिथि थी 19 से 31 जनवरी 2024 को, हालांकि इसका जो टाइटल वर्ड था वो 2023 के नाम से था। कहाँ कहाँ पे किया गया, तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से किया गया। तमिलनाडु के 4 प्रमुख शहर थे। पूरी तरीके से इसका आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तमिलनाडु में हुआ, जैसे चेन्नई में, मदुरई में, कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली में, यानी इन 4 शहरों में आयोजित किए गए थे। चारों शहर तमिलनाडु के हैं। शुभंकर यहाँ पे वीर मंगई था, और टीमें लगभग 36 थी, जो कि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से शामिल थी। पदक तालिका में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस या प्रदर्शन हुआ था महाराष्ट्र का, जिसने 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज और 158 टोटल यहाँ पे पदक तालिका में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पहले पे होगा, दूसरे पे आपको खुद तमिलनाडु को लगा देना जहां पे आयोजन हुआ, तीसरे पे आपका हरियाणा, और चौथे नंबर 7th नंबर पे अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7th नंबर पे रहेगा, जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश से 11 गोल्ड जीते,
13 सिल्वर जीते और 18 लगभग ब्रॉन्ज जीते थे। इस प्रकार से टोटल 42 पदक हमने जीते थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ एथलीट की कि सबसे अच्छा एथलीट कौन था जिसने सबसे अधिक पदक जीते, तो वृत्ति अग्रवाल जो कि तेलंगाना के और ये तैराकी करती हैं और इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे इसमें। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। इसी के साथ हम चलते हैं आईपीएल की बात कर लेते हैं, जो अभी आपके आईपीएल 2-3 महीने पहले ही कंप्लीट हुए हैं। 2024 का सीजन था। 22 मार्च से 26 मई 2024 को आयोजित किया गया। आयोजन इसके 13 शहरों में किए गए, अलग अलग शहरों में। फाइनल मैच जो खेला गया था एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में खेला गया था और इसमें सनराइजर्स हैदराबाद हार जाती है, जो कि वो विजेता कहलाती है, और जीतने वाली टीम होती है ऋषभ पंत की कप्तानी में। नहीं, ऋषभ पंत नहीं होते दोस्तों, वो तो दिल्ली डेयरडेविल्स के होते हैं। देखिए याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा नाम है। चलिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने देखेंगे तो केकेआर जीत गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि विजेता रही है, हालांकि तीसरी बार विजेता थी। 2012 में भी जीत गए थे, 2014 में भी और 2024 में भी ये जीत चुके हैं। तो ये तीनों बार जीत चुकी है। सर्वाधिक मूल्यांकन नहीं होगा यहाँ पे, मूल्यवान होना चाहिए। सबसे महंगा खिलाड़ी सुनील नारायण था, जो कि केकेआर का था, कोलकाता नाइट राइडर्स का। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, जो इस सीजन में नया खिलाड़ी के रूप में उभर रहा था, नीतीश रेड्डी थे। फेयर प्ले पुरस्कार सनराइजर हैदराबाद टीम को दिया था, जिन्होंने सबसे फेयर प्ले किया था। और इसी तरीके से जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में पुरुष खेलते हैं, वैसे ही हमारे भारत में एक विमेन प्रीमियर लीग भी शुरू की गई, जो महिलाओं के लिए खेली जाती है। और ये इसका अभी दूसरा संस्करण 2024 में आयोजित हुआ, 23 फरवरी से 17 मार्च तक। और इसमें जो विजेता टीम थी वो थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये महिला थी और ये पहला इनका खिताब था। उप विजेता के रूप में दिल्ली कैपिटल्स थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपकी यूपी वॉरियर, जो कि एक टीम थी महिलाओं की, जैसे आईपीएल में लखनऊ वॉरियर्स के नाम से हमारी एक टीम शामिल हुई थी आईपीएल में। ठीक विमेन प्रीमियर लीग में भी एक महिलाओं की तरफ से टीम शामिल हुई थी, यूपी वॉरियर्स, और उसकी दीप्ति शर्मा जो पूरे विमेन प्रीमियर लीग की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानी गई थी। अब इसी तरीके से हम नेशनल गेम की बात करेंगे। देखो इंडिया में 3 अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। हर खेलों पे अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड को क्लियर रखोगे ना कि कौन कौन से खेल हम कहाँ कहाँ आयोजित हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम, वो यूथ के लिए था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, फिर हम यूनिवर्सिटी के बीच में आपस में मैच देखते हैं। और एक हम पढ़ रहे हैं नेशनल गेम, जो राष्ट्रीय खेल के नाम से होते हैं। इनका आयोजन गोवा में किया गया था 19 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 में। इसका शुभंकर था मोगा, जो कि भारतीय बाइसन को कहा जाता है। और गीत गेट सेट गोवा, यानी कि गेट सेट गोवा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में किया जाएगा, हालांकि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजित हुए थे गोवा में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करेंगे तो श्री हरि नटराज, जो कि तैराकी के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करेंगे तो इसमें 2 खिलाड़ियां आती हैं, प्रगति नायक और संयुक्ता प्रसेन। प्रगति नायक ओडिशा से हैं, संयुक्ता प्रसेन आपकी महाराष्ट्र से हैं। अगर आप एक नोटिस करोगे तो मैक्सिमम आप चाहे ओलंपिक में देख लो, पैरालंपिक्स में देख लो, नेशनल गेम्स में देख लो, जगह जगह आप देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तैराक को ही हो रहे हैं, मतलब तैराक वाले ही इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में है। अब जरा इसमें भी हम पदक तालिका में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्कोर थोड़ा खराब रहा। जैसे अभी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखा, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे, टोटल 42 जो है कि इसके पास पदक आए थे। यहाँ पे टोटल पदक तो 71 आ जाते हैं, लेकिन 11 केवल गोल्ड आते हैं, 24 सिल्वर आते हैं और 36 ब्रॉन्ज आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड की कमी देखने को मिली। मतलब परफॉर्मेंस में देखा है तो लगभग बराबर ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है कि यहाँ पे कमी रही। और अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो 15 नंबर पे हम रैंकिंग में आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है कि जिस तरीके से यूथ गेम में महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी राष्ट्रीय खेलों में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा 228 पदक के साथ। अब चलते हैं हम T20 महिला एशिया कप। देखो T20 क्रिकेट अभी हमने देखा, बहुत सारी चीज़ों में आप लेके कंफ्यूज हो जाओगे। किताब में से तो दोस्तों बनाते समय मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ से कौन सा पॉइंट ऐड करना चाहिए कि जिससे क्रोनोलॉजी बनी जाए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और लगभग उसी का परिणाम है कि आप चीज़ों को जो पढ़ रहे हो एक सिक्वेंस में आप पढ़ रहे होगे और एक चीज़ें आपको तैयार होते हुए चल रही होंगी। T20 महिला एशिया कप की अगर हम बात करें, विश्व कप की बात नहीं हो रही, महिला एशिया कप की, यहाँ पे भी 9वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था 19 से 28 जुलाई 2024 में। श्रीलंका ने पहली बार यह प्राइज जीता था, यानी कि ट्रॉफी जीती, जबकि भारत उप विजेता रहा। और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही चमारी अटापट्टू, श्रीलंका के हैं। ये नाम याद रख लो क्योंकि आगे भी इनके नाम बहुत सारे खिताब आने वाले हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? दीप्ति शर्मा ने, जो कि हमारे यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेल रही थी, यूपी की तरफ से। ठीक है, तो ये तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे खेलेंगे ना।
अब जरा बात करते हैं 16वां 50-50 एशिया कप। तो यहाँ पे विजेता रहा आपका भारत, जो कि 8वीं बार रहा। हालांकि इसने उप विजेता श्रीलंका को हराया था। मेजबानी कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से कर रहे थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर कुलदीप यादव जी रहे इंडिया की तरफ से, और आयोजन हुआ था 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर आप लोग चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए, तो इतने भी पॉइंट पढ़ लोगे तो काफी है। अगर आना हुआ तो यहीं से प्रश्न आ सकता, नहीं तो और नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ घरेलू सीरीज भी होती है क्रिकेट की। तो यहाँ पे जैसे दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसमें विजेता इंडिया ए हो गई, उप विजेता इंडिया सी हो गई, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अंशुल कंबोज हो गए। रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, जो कि ये भी एक घरेलू क्रिकेट सीरीज है, जिसे 5 जनवरी से लेकर 14 मार्च को आयोजित हुई थी। विजेता इसमें मुंबई थी, उप विजेता इसमें विदर्भ थी। इसी तरीके से विजय हरारे ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। आप लोग रणजी को याद रख लेना, कौन जीतता है घरेलू स्तर पे, और विजय हरारे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई। तो ये आयोजन तिथि को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विजेता के रूप में आपको याद रखना हरियाणा, और उप विजेता के रूप में राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो कि सुमित कुमार हरियाणा के थे। तो अगर आपसे दो बातें मैं पूछूं तो रणजी ट्रॉफी कौन जीतता है, मुंबई जीतती है। विजय हरारे ट्रॉफी कौन जीतता है, तो हरियाणा जीतती है। ये दो चीजें बस आपको याद रख लेना। अब चलते हैं हॉकी के बारे में बात करेंगे। हॉकी का हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024, जो कि हॉकी का एशियाई ट्रॉफी एक तरीके से हो रहा है। आयोजन इसका हुआ था चीन में 8 से 17 सितंबर 2024 को, अभी लेटेस्ट हुआ था। और स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो भारत जो है कि 5वां खिताब यहाँ पे जीतता है अपना, और रजत पदक आपका चीन जीतता है। 5वां खिताब मतलब 5वीं बार इसने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी को जीता है हॉकी में। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो वांग कायू चाइना, जो कि आपको ऑप्शन देगा पीआर सीरीज है इसका, लेकिन वो इसमें बेस्ट नहीं कर पाए थे। अब इसी तरीके से हॉकी का एक और भी कप होता है, जिसको हम लोग सुल्तान अजलान कप भी कहते हैं, हॉकी से संबंधित है। इसका आयोजन आपको इपोह मलेशिया में देखने को मिलेगा। तिथि इसकी 4 से 11 मई 2024 को देखने को मिलेगी। विजेता इसमें जापान रहा, और उप विजेता इसमें पाकिस्तान रहा। भारत का तो यहाँ पे नाम ही नहीं रहा। बात करेंगे 7वीं महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी। जैसे अभी आपने पुरुष का पढ़ा, ये वाला हॉकी में हम लोग हॉकी को ही पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये हॉकी का पुरुष वाला था। इसी तरीके से जिसमें आपके भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 7वां महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, बेहतर बात क्या है कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में रांची झारखंड में आयोजित किया गया, यानी भारत में, और भारत ही इसका विजेता रहा, जापान इसका उप विजेता रहा। तो देखा जाए तो चाहे आप एशियाई ट्रॉफी अगर आप हॉकी की देखना चाहो, पुरुषों की चाहे महिलाओं की, दोनों को भारत ने ही जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा हॉकी इंडिया पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 31 मार्च 2024 को ये घोषित किए गए थे 2023 के लिए, जिसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था अशोक कुमार सिंह को। ये केवल एक ही व्यक्ति को हर साल दिया था। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, और इन्हीं के नाम पे मेरठ में यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो अशोक कुमार सिंह हो गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी एवं महिला खिलाड़ी हेतु हॉकी इंडिया बलवीर पुरस्कार, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे, हार्दिक सिंह थे, और सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन थे, सलीमा टेटे। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की तो पीआर श्रीजेश है। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हेतु हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिलता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा डिफेंड करते हैं हॉकी खेलते समय। जैसे सामने से अपोजिशन ने कोई गेंद फेंकी तो हम कोशिश करते हैं कि ये डिफेंड कर पाए और अपने कंट्रोल में पूरे को पूरे गेंद को कर सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता की तरफ चलते हैं। तो फुटबॉल में बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को अगर आप मैगजीन से पढ़ रहे होंगे, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 की ये किससे सम्मिलित है? ये आपकी फुटबॉल से सम्मिलित हो गई। हालांकि इसका आयोजन आपके स्वीडन में होता है। विजेता वहां पे भी भारत रहता है और उपविजेता डेनमार्क रहता है। सोचिए हम लोग गए और वहां पे भी जीत के चले आए, तो अच्छी बात है। फुटबॉल प्रतियोगिता हमने जीत ली, कौन सी? गोथिया स्पेशल। और यह ट्रॉफी मुख्य रूप से बौद्धिक रूप से जो असक्षम युवा प्रतिस्पर्धा होते हैं उनके लिए होती है, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं जो मेंटली लेवल से थोड़ा कमजोर होते हैं। आम भाषा में लोगों ने पागल भी बोल देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो पागल नहीं है, वो हमसे बेहतर अपने काम को करते हैं। चाहे आप देख सकते हो डेली लाइफ में आप कई बार गलतियां कर सकते हो सेम काम को करने में, लेकिन वो लोग गलतियां नहीं करते हैं और इसी वजह से उन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक दिव्य शक्ति एक तरीके से होती है जिसकी वजह से वो अपना जीवन चलाते हैं। तो यहां पर आप समझ पाए कि ये जो ट्रॉफी हुई थी गोथिया स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल वर्ड का मतलब ही है कि ये जो बच्चे वो स्पेशल हैं। लेकिन फुटबॉल का एक सबसे फेमस होता है ड्यूरेंट कप, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इसका आप अगर देखोगे 133वां संस्करण आयोजित हुआ 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 में, जिसका विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड
एफसी और उप विजेता आपके मोहन बागान सुपर जायंट, ये दोनों ही इसके क्या थे, विजेता और उप विजेता थे। एशियाई कप अगर हम बात करें फुटबॉल की तो 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 को कतर में आयोजित की गई थी। विजेता रहेगा इसका कतर, उप विजेता रहेगा इसका जॉर्डन। ये आपके फुटबॉल का एशियाई कप है। कलिंगा सुपर कप, इंडियन सुपर कप की बात कर लेते हैं, इसको हम कलिंगा भी बोलते हैं, इसको हम इंडियन सुपर कप भी बोलते हैं। तो आयोजन तो हुआ था भैया भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 28 जनवरी 2024 में। इसका विजेता होता है ईस्ट बंगाल एफसी और उप विजेता होता है ओडिशा एफसी। तो कलिंगा वाले को भी याद रख लेना। अब यहाँ पे फुटबॉल के लिए फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दिए जाते हैं। 2023 में दिया गया कि फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन था, तो लियोनेल मेसी थे, ये सबसे बेस्ट खिलाड़ी माने गए। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो का अगर आपको नाम दे दिया तो आप वही लगा दो, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रहेंगे। लियोनेल मेसी जो है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो थी एटाना बोनमाटी थी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो पुरुष में थे वो एंडरसन थे और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर थी मैरी आपसे। ये 4 प्राइज है फीफा फुटबॉल के। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बैडमिंटन प्रतियोगिता देख लेते हैं। तो बैडमिंटन में भी कई सारी प्रतियोगिता होती है, जैसे इसमें अभी थाईलैंड ओपन हुआ था जो बैंकॉक थाईलैंड में 14 से 19 मई 2024 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इन्होंने पुरुष युगल विजेता के तौर पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों ही खिलाड़ी इंडिया के हैं जिन्होंने थाईलैंड ओपन को जीत लिया। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 को भी जीता था पुरुष युगल विजेता के रूप में, सेम ऊपर वाले मतलब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। जबकि मैंने पीछे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बताया था कि वहां पे रोहन बोपन्ना जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक मैथ्यू एबडन खिलाड़ी के साथ, लेकिन वहां पे मैंने फ्रेंच ओपन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहां पर लिखना था बैडमिंटन में, इसलिए मैंने वहां पे स्किप कर दिया। तो फ्रेंच ओपन भी भारत के लिए बेस्ट रहा क्योंकि यहां पर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल विजेता में जीत लिया था फ्रेंच ओपन में। शतरंज की बात करेंगे तो शतरंज प्रतियोगिता में अगर आप देखोगे 45वां शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया, तो 10 से 23 सितंबर 2023 को 24 को बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 44 नंबर का कहां पे आयोजित किया गया था, 44वें नंबर का, तो ये पिछली साल 2022 में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, एक साल पहले। तो ये हो गया आपका 44वां भी क्लियर, 45वां। लेकिन अगर हम बात करें 45वें में, जहां ओपन में अगर हम बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक भारत जीतता है, यूएसए रजत पदक और उज्बेकिस्तान आपका कांस्य पदक जीत लेता है। अगर हम महिला की बात करेंगे तो महिला सीरीज में स्वर्ण पदक भारत जीतती है, रजत पदक भी कजाकिस्तान और कांस्य आपके यूएसए में जाता है। तो ये शतरंज के ओलंपियाड की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ चर्चित खेल व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी की। इन्हें अभी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, किसके थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड में आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया गया दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं, इसका अगला चेयरमैन इन्हें चुन लिया गया है। 1 दिसंबर 2024 को ये ग्रेग बर्कले का स्थान लेंगे और जैसा सर्वाधिक युवा अध्यक्ष होंगे। यानी अभी तक की लाइफ में, अगर हम अभी तक की हिस्ट्री में देखें तो आईसीसी का इतना युवा कोई भी अध्यक्ष नहीं है, लगभग ये भी 44 साल के आसपास ही हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया जी, शरद पवार जी, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर भी आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये 5वें नंबर के व्यक्ति हो गए जो आईसीसी अध्यक्ष बनेंगे भारतीय होने की तरफ। गौतम गंभीर जी की बात करेंगे। अभी आपको पता होगा कि राहुल द्रविड़ जी ने भी संन्यास ले लिया क्रिकेट के कोच वाले पद से, तो अब गौतम गंभीर को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कौन सी, मेल टीम इंडिया की बात कर रहा हूं, पुरुष टीम इंडिया की बात कर रहा हूं। और मोरने मोरकल को मुख्य गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। तो गौतम गंभीर पूरी टीम के कोच रहेंगे जिसमें हर सेक्शन में वो देखेंगे, जैसे राहुल द्रविड़ जी थे। लेकिन मोरने मोरकल क्या होंगे, केवल गेंदबाजी के कोच रहेंगे। तो ये नए कोच नियुक्त किए गए हैं। जीआर राय की बात करेंगे। ये भारतीय पैरा तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा, केवल 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पार कर लिया और अकेले ही पार कर लिया। पूजा तोमर की बात करेंगे। भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का मुकाबला जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और इनको अदर नेम दिया था साइक्लोन के नाम से इनको हम जानते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट की सबसे मतलब कि मास्टर खिलाड़ी है। सुनील छेत्री जी की बात करेंगे। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की बात करते हैं तो हमारे जहन में 3-4 नाम आते हैं, जिसमें रोनाल्डो का सबसे पहले नाम आएगा, लियोनेल मेसी का नाम आएगा और भी खिलाड़ियों के नाम आ जाते हैं। लेकिन ये कई बार हमने देखा है कि सुनील छेत्री जी को हम अक्सर भूल जाते हैं, जो कि हमारे भारत के बहुत ही प्रतिभाशाली और साथ ही साथ दुनिया के टॉप 5 में से ये एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। सुनील छेत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, 6 जून 2024 को लिया। 151 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने 94 गोल दागे हैं और ऐसा करने वाले विश्व के चौथे और भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल दागे। यानी कि
इससे पहले रोनाल्डो का नाम आ सकता है, लियोनेल मेसी का आ सकता है, लेकिन 4th नंबर पे आपके सुनील छेत्री हैं जिन्होंने 94 गोल दागे हैं और लगभग भारत की तरफ से पहले गोल दागने वाले हो गए। पी श्याम निखिल की बात करेंगे, तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं, ये भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नरसिंह पंचम यादव जी की बात करेंगे तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट बने हैं और मतलब एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष ने चुन लिया गया है। तो किसके चुने गए? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन का इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है। ज्योति रात्रे की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र दराज ये पहली महिला है, हालांकि ये एमपी की रहने वाली है। कहाँ की? एमपी की। पीवी सिंधु की बात करेंगे, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको घोषित किया गया, तंबाकू नियंत्रण के लिए। देवेंद्र झांझरिया की बात करेंगे तो ये भाला फेंक पैरा एथलीट हैं और इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। 9 मार्च 2024 को इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अर्जुन मुंडा जी की बात करेंगे अगर हम, तो अर्जुन मुंडा कौन है? जो कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री को भारतीय तीरंदाजी संघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि जो जनजातियां थी वो पहले से ही तीरंदाजी में जो है कि विश्वास रखती थी, धनुष बाण में, तो इसीलिए इनको ही बनाया गया इसका अध्यक्ष। दिव्य कृति सिंह की बात करेंगे तो ये भारतीय महिला घुड़सवार होंगी जिन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। हालांकि अर्जुन पुरस्कार कई खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन घुड़सवारी की श्रेणी में पहली बार दिव्य कृति सिंह को ही दे दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं, इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष भी बन गए। यानी इनको क्या किया गया, जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम होता है जहाँ पे फोटो लगाई जाती है कुछ बेस्ट खिलाड़ियों की, उसमें लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी भी शामिल हो गए। साथ ही पहले एशियाई व्यक्ति भी बन चुके हैं, इससे पहले किसी भी एशियाई व्यक्ति को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। अंतिम पंघल जी की बात करें तो भारतीय महिला पहलवान जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा उन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया महिला वर्ग के लिए। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार जो दिया जाता है, जिसको AIFF के नाम से जानते हैं, तो AIF में सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है वो ललियान जुवाला है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है इंदुमती काथरेसन है। ये फुटबॉल से संबंधित है। ब्रिक्स खेलों की भी बात कर लेते हैं, जो ब्रिक्स के देश थे, हालांकि इसमें 5 देश ही नहीं, बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो रूस में जो कि 266 गोल्ड और 142 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज, टोटल 509 पदक जीत कर ये पहले नंबर पे था। 3rd और 8th नंबर की बात करेंगे तो 8वें नंबर पे आपका भारत रहा, जो कि 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीतने के साथ 29 जो है कि कुल पदक इसने जीत लिए थे। फोर्ब्स की बात करेंगे तो 2024 में सर्वाधिक, जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने कहा कि 2024 में जो सर्वाधिक पेड भुगतान करने वाले जो खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो हैं जो कि फुटबॉलर हैं जो सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पे जॉन रहम है जो कि गोल्फ से संबंधित है और लियोनेल मेसी तीसरे नंबर पे जो कि अर्जेंटीना के हैं। हालांकि यूएनओ ने अभी नए तरीके से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित कर दिया है। अब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया जाएगा, मतलब कि प्रतिवर्ष इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, क्योंकि फुटबॉल दोस्तों हमारे भारत को छोड़ दिया है ना, तो मैक्सिमम देशों में फुटबॉल का जो है कि बहुत क्रेज है, बहुत सारे खेलते हैं लोग, जैसे अमेरिकी देश हो गया, लैटिन अमेरिकी देश हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, एशियाई कंट्रीज भी बहुत सारी फुटबॉल को जो है कि पसंद करती है। एक हमारा भारत है जो अकेले क्रिकेट को जो है कि हो हल्ला करता रहता है। लॉरियस की बात करेंगे, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग माना जा रहा है, लॉरियस के अकॉर्डिंग, कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में शामिल किया गया है। और इसी तरीके से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, यानी कि महिला के रूप में बात करें तो इटाना बोनामाटी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ टीम का जो पुरस्कार मिलेगा वो दिया गया स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ भारत की तरफ से और चीजें देख। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कीर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया, कीर्ति कार्यक्रम, ठीक है। इसका अगर हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया और यह मुख्य रूप से जो बच्चे हैं नए नए जो पढ़ के आ रहे हैं, मतलब 9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। तो देखा जाए अगर हम बात करें क्लास 5 to 4 से शुरू हो जाएगा ये प्रोग्राम और लगभग जो है कि आपके इंटर तक चलेगा। तो ये कीर्ति कार्यक्रम इन बच्चों के लिए शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इससे पहले आपने नेशनल गेम पढ़ा, आपने यूथ गेम पढ़ा और अब पढ़ोगे आप इंडिया गेम से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अगर हम देखते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे किसे मिला, तो ये 2 लोगों को मिला है जो कि बैडमिंटन से दोनों सम्मानित हैं, जिन्होंने
एक तो आपका थाईलैंड ओपन जीता था और एक फ्रेंच ओपन जीता था। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ये दोनों ही पुरुष युगल में खेलते हैं एक साथ। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, आर वैशाली जो कि शतरंज से संबंधित हैं और दीक्षा डागर जो कि गोल्फ से। हालांकि यहाँ पे और भी लोगों को दिया गया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ये ट्रॉफी जो जीती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो 2023 में दी गई थी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई थी। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक छूट गया, सॉरी मेरे दोस्तों, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक छूट गया क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से ध्यान भटक गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 17 से 29 फरवरी 2024 को 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका आयोजन किया गया और 7 नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट थे वहां पे आयोजन हुआ, जिसका शुभंकर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो कि रैंक 1 प्राप्त करता है यूनिवर्सिटी के नेम पर। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब रैंक 2 आती है। गुरु नानक देव अमृत विश्वविद्यालय ये आपका अमृतसर वाला जो रैंक 3 लेकर आता है, तीसरी पोजीशन। खेलो इंडिया शीतकालीन, अब यहाँ पे शीतकालीन आयोजन को देख लेते हैं। यहाँ पे तो इसका आयोजन जब शीतकालीन लिखा हुआ है तो ठंडे क्षेत्रों में होगा, लेह लद्दाख में हुआ था और जम्मू कश्मीर में हुआ था फरवरी 2024 में। इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ, जिसको स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, सिन ए शीन के नाम से इसको जानते हैं। पदक तालिका में आर्मी नंबर 1 पे थी 21 पदक के साथ, और उत्तर प्रदेश आपके 2 गोल्ड 1 सिल्वर 0 ब्रॉन्ज के साथ 3 पदकों के साथ 7वें नंबर पे थी यूपी। आईसीसी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आईसीसी पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी 2023 के पुरुष में विराट कोहली जी थे और महिला में चमारी अट्टापट्टू जी श्रीलंका की हैं। सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी पुरुष में सूर्य कुमार यादव जी इंडिया के और महिला में हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की हैं। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन कौन उभरते हुए नए खिलाड़ी हैं, तो पुरुष में हो जाएंगे आपके रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के, हालांकि भारतीय मूल के हैं ये, और महिला की तरफ से फोएबे लिचफील्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पे पुरस्कार मैंने बता ही दिए हैं। तो अब अगर मैं बात करेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, तो यहाँ पर भी देखोगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि ये लोग दिव्यांग होते हैं, इसका आयोजन पहले संस्करण का नई दिल्ली में किया गया 10 से 17 दिसंबर 2023 को, और इसका शुभंकर रखा गया था एक उज्ज्वला, जिसको एक गौरैया के नाम से भी जानते हैं, मतलब गौरैया के लिए कहा था। पदक तालिका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने परफॉर्मेंस अच्छा की। जैसे हरियाणा का पहला नंबर आता है 40 गोल्ड 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ 105 टोटल उसको पदक मिले, जबकि उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है 25 गोल्ड 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 62 पदक मिलते हैं। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो 20 गोल्ड 8 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पे आते हैं, जो 42 पदक लेकर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र था 141वां सत्र दोस्तों, ये मुंबई में आयोजित हुआ था 15 से 17 अक्टूबर 2023, और इससे पहले 1983 में हुआ था इंडियन मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन, जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो अभी तक टोटल 2 बार हो चुका है, एक 1983 में न्यू दिल्ली में और एक 141 आपका कब हुआ 2023 में मुंबई में हुआ। अब यहाँ पे कुछ आप देखोगे आगामी खेल आयोजन, देखो जिन चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है उनके मैंने कहीं कहीं बुक के प्रिंट लगा दिए हैं, तो आप लोग अगर प्रिंट आउट निकलवाते हो तो एक बार पूरी पीडीएफ को देख लो, ठीक है, कि उसमें क्या क्या आपको जरूरत है निकालने की। अब जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें 9th आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में होगा यूएई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हो ही चुका है। 10 नंबर की बात करें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जो 2026 में इंग्लैंड और वेल्स, तो इसको याद रख लेना। 14 नंबर का ओडीआई की बात करेंगे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये तीनों संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। जबकि 2023 की अगर हम बात करें तो भारत में आयोजित हुआ, जिसमें इंडिया हार जाती है। 15 नंबर का जो ओडीआई है 2031 में भारत बांग्लादेश आयोजित करेंगे, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया। और 10th नंबर का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो अभी 2024 में वेस्ट इंडीज में हम जीत के आए हैं, अब ये नेक्स्ट होगा आपके भारत और श्रीलंका में। तो ये इस तरीके से आपको याद रख लेना, ज्यादा पुराना या ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी 2025 की देखेंगे पाकिस्तान में होगी, चैंपियन ट्रॉफी 2029 में इंडिया में होगी। फुटबॉल के लिए अगर हम देखें तो फीफा क्लब विश्व कप कहाँ पे आयोजित होगा, तो यूएसए में आयोजित होगा। कहाँ पे, यूएसए में, जो 2025 में होगा। आप 2026 का भी याद कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे विविध के रूप में अगर हम देखें तो एशियाई शीतकालीन खेल हार्बिन चीन में होगा, और साथ ही साथ 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका, और इसी तरीके से 35वें ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 20वें एशियाई खेल आइची और नागोया जापान में होंगे। 21वें एशियाई खेल अगर आप देखोगे दोहा कतर में होंगे। 22वें एशियाई खेल आपके रियाद सऊदी अरब में होंगे। और अगर हम बात करें
कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होने वाली है 2026 में भारत में आयोजित की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि रहेंगे सेगमेंट। तो ये पूरी आज हमारी स्पोर्ट्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो मैराथन परिणाम है, यहां से कभी कोई प्रश्न इस तरीके की चीजों से नहीं बनते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कि मैंने पीडीएफ में ये भी लगा दिए थे कुछ जो प्रमुख अभ्यास थे, आप इन्हें भी देख सकते हो पीडीएफ से। हालांकि यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको इनके नाम पढ़ने हैं और ये किन देशों के साथ हुए थे। हो सकता है मैं इसको अगली क्लास में कवर करा दूंगा, आज स्पोर्ट्स में मैं इनको इंक्लूड नहीं करूंगा, तो परेशान ना होइएगा, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और स्पोर्ट्स का सारा सेगमेंट मैंने जो इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका नाम आप स्पेशली डालोगे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, तो आपको यूट्यूब पर मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लगभग 12.8 से अधिक लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 12.8 के आसपास होंगे, हाँ 12,800 के आसपास होंगे। तो इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी सबसे अधिक अपडेट आपको मिलती रहती है, पीडीएफ वगैरह क्लासेस की, हर चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।